औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। आज हम अपना जो है वो स्टीरियो केमिस्ट्री के लास्ट जो है वो लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। पिछले दो लेक्चर्स में हमने जो है वो स्टीरियो केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। एनेंशियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स को डेप्थ में हमने स्टडी कर लिया और हमने जो है वो रिसेप्टर बाइंडिंग पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म का इफ़ेक्ट भी जो है वो देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि आइसोमर्स के अंदर जो चेन, मतलब मैंने जैसे आपको बताया था कि जो है एनेंशियोमर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी में कोई इतना सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट नहीं होता, चेंज नहीं होता बनिस्बत डायस्टीरियोमर्स के, कि उनके आपस में जो है वो प्रॉपर्टीज़ में जो है वो चेंजिंग हो रही होती है। तो हम यही देखेंगे कि आइसोमेरिज्म का क्या इफ़ेक्ट है ड्रग की काइनेटिक्स और ड्रग की डायनेमिक्स के ऊपर। काइनेटिक्स की बात करेंगे तो काइनेटिक्स में हमारे पास एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन आ जाती है। और डायनेमिक्स में बात करेंगे तो डायनेमिक्स की हम एग्जांपल पहले ही पढ़ चुके हैं थैलेडोमाइड के केस में, कि आपके पास जो है वो टॉक्सिक इफ़ेक्ट आ सकता है या तो कोई इफ़ेक्ट नहीं आ सकता। तो हमने जो है वो डायनेमिक्स ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से आइसोमेरिज्म का इफ़ेक्ट डायनेमिक्स ऑफ द ड्रग को चेंज कर देता है या उस पर आ सकता है। अब इसमें हम जो है वो काइनेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। सही है। सबसे पहले काइनेटिक्स की बात करेंगे तो काइनेटिक्स से पहले हमारे पास जो है वो फिज़ायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। फिज़ायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में उस कंपाउंड की जो है वो एक्वस सॉल्युबिलिटी, उस कंपाउंड की जो है वो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन और उस कंपाउंड की जो है वो रिएक्टिविटी क्या होगी, उस कंपाउंड की जो है वो पार्टीशन कोफिशिएंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो फिज़ायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ केसेस हमारे पास दिए हुए हैं, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं, जिससे हम ये समझते हैं कि आइसोमेरिज्म का क्या इफ़ेक्ट हो सकता है कंपाउंड की फिज़ायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो आप यहाँ पे देखें कि पहली एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो एम्पिसिलिन की है। अब एम्पिसिलिन जो है वो हमारे पास क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, जो कि आपके पास बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक है, जो कि आपके पास ट्रांसपेप्टाइडेस स्टेप को रोककर सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में हमारे पास जो है वो बीटा लैक्टम रिंग मौजूद होती है और बीटा लैक्टम रिंग के साथ साथ वहाँ पर एक एसाइल साइड चेन जो है वो मौजूद होती है, जहाँ पर जो है वो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स जो अटैच होते हैं उनकी बेसिस पर जो है वो एंटीबायोटिक्स की क्लासिफिकेशन होती है। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि जो हमारे पास एम्पिसिलिन है, अगर आप इस एम्पिसिलिन के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें बेसिकली हमारे पास क्या है, ये 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड है और ये जो है वो एसाइल साइड चेन है, ये वाली। ये एसाइल साइड चेन है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो एम्पिसिलिन है उसका जो आर आइसोमर है, सही है, वो आर आइसोमर जो है वो मतलब आर आइसोमर का मतलब ये है कि जो एसाइल साइड चेन है, इस पर जो अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आर होनी चाहिए। अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आर है तो इसका मतलब ये है कि यानी कि वो डी कॉन्फ़िगरेशन का है, यानी कि वो जो है वो राइट की तरफ जो है वो आपके पास मूव करेगा और वो जो है वो अपवर्ड होगा। तो इसके केस में क्या होगा, उसकी एक्वस सॉल्युबिलिटी जो है वो अच्छी होगी। मतलब जो एम्पिसिलिन ड्रग है उसका जो आर स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला आइसोमर है उसकी एक्वस सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी एज़ कंपेयर टू एस आइसोमर। यानी कि अगर एसाइलेटेड साइड चेन पर अमाइनो ग्रुप जो है वो ऊपर होगा तो यानी कि अबव द प्लेन होगा, आर कॉन्फ़िगरेशन में होगा, वेज बॉन्ड होगा और जो है वो क्या कहते हैं आपके पास राइट साइड पे होगा, यानी कि राइट ओरिएंटेशन होगी उसकी, तो वो एम्पिसिलिन जो होगी उसका एक्वा सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी एज़ कंपेयर टू द S1। सही है। तो ये पहली एग्जांपल थी, यहाँ पे फिज़ायोकेमिकल प्रॉपर्टी की बात आ गई। फिर हम सेकंड एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। सेकंड एग्जांपल अगेन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बेसिकली क्या करते हैं, वो जब बॉडी में उनको एडमिनिस्टर किया जाता है ओरल के ज़रिए तो उनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो गट से होती है और गट में जो है वो बेसिकली आपके पास एक डाईपेप्टाइड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो एज अ सबस्ट्रेट के तौर पे काम करता है फॉर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। यानी कि डाईपेप्टाइड ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करेगा, वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की
की एब्जॉर्प्शन के लिए जो है वो रोल प्ले करेगा। लेकिन यहाँ पर भी जो है वो स्टीरियो सेलेक्टिविटी जो है वो अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है। जैसे हमने पीछे ऊपर पढ़ा कि एसाइलेटेड साइड चेन जो है वो एक्वस सॉल्युबिलिटी पे अपना इफेक्ट करती है, इसी तरह से एसाइलेटेड साइड चेन जो है उसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के ऊपर भी अपना रोल जो है वो प्लेस करेगी या उस पर इन्फ्लुएंस करेगी। अब किस तरह से प्लेस करेगी, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास एक ड्रग है सिफिलिक्सिन। अब सिफिलिक्सिन के दो आइसोमर हैं, एक एल आइसोमर है और एक डी आइसोमर है। तो ये देखा गया कि जब हमने रैट को जो है वो सिफिलिक्सिन के दोनों आइसोमर्स जो है वो दिए तो एल आइसोमर की जो है वो एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू द डी आइसोमर। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एल आइसोमर जो है वो बेसिकली आपके पास अब दो तरह से जो है वो हमने देखा, एक हमने जो है वो गैस्ट्रिक डाइपेप्टाइड सिस्टम पर देखा और एक हमने जो है वो इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन पर जो है वो देखा। तो ये बात देखी गई कि आपके पास जो एल आइसोमर है उसकी एफिनिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी है कैरियर ट्रांसपोर्ट सिस्टम से एज़ कम्पेयर टू द डी आइसोमर, यानी कि एल आइसोमर जो है वो डी आइसोमर के साथ जो है वो कम्पीट करता है और कम्पीट करके जो है वो अपनी एफिनिटी जो है वो टूवर्ड्स द कैरियर सिस्टम जो है वो बढ़ा लेता है। और दूसरी बात ये देखी गई कि इंटेस्टिनल लेवल के ऊपर एल आइसोमर जो है वो बेसिकली आपके पास जो एल आइसोमर जो है वो इंटेस्टिनल वॉल में जो पेप्टाइडेज एंजाइम होता है वो उससे जो है वो ज़्यादा सस्पेक्टेबल होता है और पेप्टाइडेज एंजाइम जो है वो उसको क्लीव करके उसके सीरम में लेवल जो है वो कम कर रहा होता है। लेकिन इंटेस्टिनल लेवल के ऊपर डी आइसोमर जो होता है वो ज़्यादा जो है वो वेल एब्जॉर्ब्ड होता है, वो जो है वो क्या कहते हैं इतना ज़्यादा सस्पेक्टेबल नहीं होता पेप्टाइडेज से, जिसकी वजह से वो सीरम में ज़्यादा अवेलेबल होता है और इसी वजह से जो है वो उसको एडमिनिस्टर किया जाता है, यानी कि जो सिफिलिक्सिन है उसको डी एपीमर की फॉर्म में जो है वो सिंगल डी एपीमर की फॉर्म में जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है। क्यों? क्योंकि डी एपीमर की एब्जॉर्प्शन जो है वो इंटेस्टिनल लेवल पे ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू द एल। ऑल्दो एल वाला जो है वो पेप्टाइड एल वाला जो है वो कैरियर सिस्टम के साथ कम्पीट करता है, लेकिन फिर भी हम डी इसलिए एडमिनिस्टर करते हैं क्योंकि इंटेस्टिनल लेवल पर जो है वो उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी है। तो ये हमने एक्वस सॉल्युबिलिटी को भी देख लिया, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का इफेक्ट, और हमने एब्जॉर्प्शन पे भी जो है वो देख लिया। अब उसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन के और भी हमारे पास केसेस हैं। केस 3 अगर हम देखें तो हमारे पास एक कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है जिसे हम कहते हैं एटिनोलोल। यहाँ पर आपको जो है वो इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो रिसर्च से इस बात को इन्वेस्टिगेट किया गया कि आपके पास एल एटिनोलोल और डी एटिनोलोल के दरमियान 15% डिफरेंस है दोनों की बायो अवेलेबिलिटी में। और ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो है वो एब्जॉर्प्शन के लिए एटिनोलोल की इनेंशियो सेलेक्टिविटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्लेस करती है कि जब ब्लड स्ट्रीम से जब उसकी एब्जॉर्प्शन हो रही होगी, मतलब गैस्ट्रिक म्यूकोजा से उसकी ब्लड स्ट्रीम में जब एब्जॉर्प्शन हो रही होगी तो वहाँ पर जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म में जो अपना ट्रांसपोर्टर्स रोल प्ले कर रहे होंगे तो उसमें जो है वो एटिनोलोल की स्टीरियो सेलेक्टिविटी अपना मेजर रोल जो है वो प्ले करेगी। उसके बाद फिर दूसरी बात देखी गई कि हमारे पास जो टर्ब्यूटेलिन है, टर्ब्यूटेलिन का जो आर आइसोमर है उसकी जो है वो जो है वो बेसिकली आपके पास उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो बेसिकली आपके पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द एस इनेंशियोमर। क्यों? क्योंकि आपके पास जो एस इनेंशियोमर होता है वो जो है वो फर्स्ट पास इफ़ेक्ट में जो है वो चले जाते हैं और फर्स्ट पास इफ़ेक्ट में जाने की वजह से वो जो है वो आपके पास जो है वो बायो अवेलेबल नहीं हो पाता एज़ कम्पेयर टू द आर इनेंशियोमर। और दूसरी बात ये है कि वो जो है वो आपके पास जो आर इनेंशियोमर होता है वो जो है वो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ करके अपनी एब्जॉर्प्शन को जो है वो इंक्रीज़ कर लेता है, इसलिए आर टर्ब्यूटेलिन की जो है वो बायो अवेलेबिलिटी एस से जो है वो ज़्यादा अच्छी है। दूसरा केस जो है वो यहाँ पे आपको देखा जाए कि सोसमी पैराजोल की बायो अवेलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी है ओमीपेराजोल से, सही है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो मॉडिफिकेशन जो है वो हमने कर दी स्ट्रक्चर की। और जो है वो क्या कहते हैं, दूसरी बात ये है कि इसके जो है वो इनेंशियोमेरिक फॉर्म की वजह से भी जो है वो ऐसा देखा गया है, सही है।
अच्छा जी, ये हमने एब्ज़ॉर्प्शन के अकॉर्डिंगली जो है वो बात कर ली है। अब एब्ज़ॉर्प्शन के बाद जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास जो है वो डिपेंड करती है ड्रग की जो है वो प्रोटीन बाइंडिंग के ऊपर, सही है। अब हमने ये बात की कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जो है वो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूट होना, यानी कि फ्रॉम द साइट ऑफ एब्ज़ॉर्प्शन से लेकर साइट ऑफ एक्शन की तरफ जाना, और बॉडी के अंदर ड्रग का बायो अवेलेबल होना एट द साइट ऑफ एक्शन के ऊपर। लेकिन ये चीज़ डिपेंड करती है उस ड्रग की ये प्रोटीन बाइंडिंग के ऊपर कि अगर एक ड्रग जो है वो प्रोटीन से ज़्यादा बाइंड इन करती है तो वो जो है वो बॉडी में देर तक रहती है एज अ रिजर्वायर के तौर पर, और उसके सीरम लेवल्स जो है वो कम होते हैं और उसकी हाफ लाइफ भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब यहाँ पर भी जो है वो बेसिकली आपके पास स्टीरियो सेलेक्टिविटी अपना रोल प्ले करती है डिपेंडिंग अपॉन द बाइंडिंग ऑफ एनेंटियोमर्स टू द प्लाज्मा प्रोटीन। अब यहाँ पे पहले एग्जांपल हम देखते हैं प्रोपेनोलोल की। तो प्रोपेनोलोल जो अपने रेसिमिक मिक्सचर में अवेलेबल है, आर प्रोपेनोलोल और एस प्रोपेनोलोल। तो ये बात देखी गई, जो आर प्रोपेनोलोल है वो एल्ब्यूमिन से जो है वो ज़्यादा बाइंड करती है एज़ कम्पेयर टू द एस प्रोपेनोलोल। लेकिन एस प्रोपेनोलोल जो है वो अल्फ़ा 1 ग्लाइकोप्रोटीन से जो है वो ज़्यादा बाइंड करता है एज़ कम्पेयर टू द आर प्रोपेनोलोल। यानी कि आर प्रोपेनोलोल की बाइंडिंग एल्ब्यूमिन से ज़्यादा है और एस प्रोपेनोलोल की बाइंडिंग जो है वो अल्फ़ा 1 ग्लाइकोप्रोटीन से जो है वो ज़्यादा है। इसी तरह से जो एस वॉरफेरिन है वो जो है वो एल्ब्यूमिन से ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड करती है एज़ कम्पेयर टू द आर वॉरफेरिन, जिसकी वजह से जो है वो उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो ड्रग प्रोटीन से बाइंड रहेगी तो वो फ्रीली अवेलेबल नहीं होगी डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, तो इसकी वजह से उसकी जो है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से लीवोसिट्रीज़ाइन की भी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू द डेक्स्ट्रोआइसोमर। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर हमने देखा कि स्टीरियो सेलेक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन में। अब यहाँ पे हमने दोबारा जो है वो कंपेयर किया है आर प्रोपेनोलोल को और एस प्रोपेनोलोल को। आर प्रोपेनोलोल को अगर आप देखें तो उसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो डैश फॉर्म में है, और जो है वो एस प्रोपेनोलोल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो आपके पास वेज बॉन्ड में है, वेज फॉर्म में है। तो आर प्रोपेनोलोल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एल्ब्यूमिन से जो है वो टाइटली बाइंड करेगी। जब वो एल्ब्यूमिन से टाइटली बाइंड करेगी तो सीरम लेवल्स उसके क्या होंगे? कम होंगे। और दूसरी बात ये है कि जब सीरम लेवल्स कम होंगे तो इतनी ज़्यादा उसकी जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो साइट पर नहीं पहुंचेगी और वो रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाएगी इतने हायर लेवल्स में, तो उसकी पोटेंसी भी जो है वो रिड्यूस होगी। और दूसरी बात ये है कि आपके पास ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में भी जो है वो हाईली जाती है, क्योंकि एल्ब्यूमिन जो है वो लिवर में ट्रांसपोर्टेशन को इंक्रीज़ कर देता है ड्रग की, और जो है वो बेसिकली तो ये सब आर प्रोपेनोलोल के जो है वो फ़ीचर्स हैं। अब इसी को हम कंपेयर करेंगे एस प्रोपेनोलोल से। तो एस प्रोपेनोलोल जो है वो आपके पास अल्फ़ा ग्लाइकोप्रोटीन से जो है वो हाईली बाउंड हो जाती है, और अल्फ़ा ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो ड्रग को ईज़िली जो है वो रिलीज़ कर देता है, इसलिए ये जो है वो उसके सीरम लेवल्स जो है वो हमें हायर मिलते हैं, और ये जो है वो 40 to 100 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट है एज़ कम्पेयर टू द आर प्रोपेनोलोल, क्योंकि ये ब्लड लेवल्स इसके ज़्यादा अचीव होते हैं, हाई प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव होती है, और ये रिसेप्टर पे जाके जो है वो अबंडेंट अमाउंट में जो है वो बाइंड कर जाती है। तो ये आपके पास इनेंशियो सेलेक्टिविटी का डिफरेंस है बेस्ड ऑन द प्रोटीन बाइंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग, सही है। फिर आता है हमारे पास मेटाबॉलिज्म के ऊपर। अब मेटाबॉलिज्म में हमारे पास जो है वो किस तरह से इनेंशियोमर्स जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं और उस पर जो है वो इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब इनेंशियोमर में अगर हम मेटाबॉलिज्म में हम अगर हम देखें तो हमारे पास ऑलमोस्ट 5 तरह के हमें जो है वो डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट्स जो है वो मिल सकते हैं। सबसे पहले ये हो सकता है कि एक ड्रग जो कि हमारे पास जो है वो प्रोकायरल नेचर की है। प्रोकायरल नेचर का मतलब ये है कि वो आगे जाके उसके अंदर कायरलिटी जो है वो अचीव कर सकती है, सही है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब वो मॉलिक्यूल जो है वो मेटाबॉलिज्म के फेजेस से जो है वो गुजरेगा तो मेटाबॉलिज्म के फेजेस में उसके स्ट्रक्चर में कोई ऐसी जो है वो चेंजिंग जो है वो प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से जो है वो वहाँ पर जो सेंटर में जो एटम होगा उसके ऊपर जो है वो कायरलिटी आ जाएगी, और वो जो है वो इनेंशियो या तो उसके अंदर एक ऐसा ग्रुप ऐड हो जाएगा जो उसको जो है वो इनेंशियो टॉपिक इन नेचर जो है वो बना देगा, जिसकी वजह से जो है वो ड्रग अब प्रो कायरल से कायरल में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि कुछ ऐसी ड्रग्स भी मौजूद होती हैं जो बॉडी में जाने के बाद कायरल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कर जाती है और उनकी एक्टिविटी जो है वो कायरल
के ऊपर जो है वो मतलब उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। यानी कि मेटाबॉलिज़्म में भी एनेंशियोमेरिक फॉर्म का जो है वो बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है किसकी, फिनाटोइन की। अगर आप फिनाटोइन के स्ट्रक्चर को देखें तो फिनाटोइन के अंदर अभी जो है वो प्रोकाइलिटी इन नेचर, ये जो बीच वाला कार्बन है इसके अंदर जो है वो कायलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो आता है कि ये प्रोकाइलिटी ये जो है वो रख सकती है। अगर आप देखें तो यहाँ पर भी बेंजीन रिंग है, यहाँ पर भी बेंजीन रिंग है, और यहाँ पर अमाइनो ग्रुप है, और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब ये दोनों जो है वो क्या हैं, दोनों सेम हो गए, सही है। और लेकिन कायरल सेंटर में तो चारों तरफ जो है वो डिफरेंट होता है। तो अब होगा क्या कि जब ये मेटाबॉलिज्म के फेज़ में जाएगी तो मेटाबॉलिज्म के उसमें जाएगी, तो उसमें जाने की वजह से अगर आप ये देखें तो यहाँ पर जो है वो एक इनैंशियोटॉपिक ग्रुप की जो है वो अटैचमेंट हो गई, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके जो है वो यहाँ पर अटैच हो गया, सही है। जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग फिनोटोइन है उसका जो कार्बन नंबर 5 है वो जो है वो प्रोकायरल सेंटर जो है वो कहलाता है। जो ये हाइड्रोटोइन रिंग है इसका जो कार्बन नंबर 5 है, ये वाला कार्बन, बीच वाला कार्बन, ये जो है वो प्रोकायरल इन नेचर होता है, और इसके ऊपर जो है वो 2 फिनाइल रिंग्स जो है वो अटैच होती हैं, सही है। एक प्रो एस कॉन्फ़िगरेशन में और एक प्रो आर कॉन्फ़िगरेशन में। अब होता क्या है कि जब फिनोटोइन जो है वो बेसिकली आपके पास मेटाबॉलिज्म में जाती है, फ़ेज़ 1 रिएक्शन में जाती है, तो मेनली जो उसके ऊपर फ़ेज़ 1 रिएक्शन इनके अंदर जो रिएक्शन हो रहा होता है वो हो रहा है एरोमेटिक ऑक्सीडेशन, यानी कि एरोमेटिक रिंग की जो है वो क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो जब एरोमेटिक रिंग की ऑक्सीडेशन हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से यहाँ पर जो प्रो एस रिंग होती है उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाता है, और जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाता है तो जो हमारे पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट होती है वो स्टीरियो सेलेक्टिव इन नेचर हो जाती है, और उसका नाम जो होता है वो 4 हाइड्रोक्सी फिनोटोइन होता है। तो आपने ये देखा कि आपके पास मेटाबॉलिज्म में जाने के बाद एक प्रो कायरल ड्रग जो है वो कायरल में कन्वर्ट होके अपना इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। यानी कि एनेंशियोमर का जो है वो एनेंशियोमर का जो इफ़ेक्ट आ रहा है वो मेटाबॉलिज्म के डोमेन में भी जो है वो आपको मिलेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक ड्रग जो सेकंड हमारे पास अब फैक्टर ये है कि एक ड्रग जो कायरल है वो दोबारा कायरल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चली जाए। ये मेटाबॉलिज्म का वो टाइप होती है कि जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूल की जो आपके पास कायरलिटी है वो अल्टर नहीं होती, और मॉलिक्यूल जो है वो फर्दर मेटाबोलाइज हो जाता है, और जो मेटाबोलाइट बनता है वो भी जो है वो कायरल इन नेचर होता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है इस्मोलोल की। इस्मोलोल एक अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। अब ये इसको जो है वो हम रेसेमिट मिक्सचर के अंदर यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो एस एनेंशियोमर की होती है, और इसका जो आर एनेंशियोमर होता है वो क्या होता है, वो जो है वो इनएक्टिव होता है। अब जब हम इसको हम बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं तो बॉडी में जो है वो ईस्टरेसिस एंजाइम होते हैं जो इसकी हाइड्रोलिसिस के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि स्मॉल के अंदर हमारे पास जो ग्रुप होता है वो ईस्टर ग्रुप जो है वो मौजूद होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो स्मॉल के अंदर जो ग्रुप होगा वो ईस्टर ग्रुप जो है वो यहाँ पर मौजूद होगा, और ये जो ईस्टर ग्रुप होता है यहाँ पे जो एंजाइम होते हैं ईस्टरेसिस वो जो है वो इसको क्या करते हैं, इसको जो है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं ईस्टर ग्रुप को। और यहाँ पर जो एस आइसोमर होता है इस्मोलोल का वो जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो हाइड्रोलाइज होता है एज़ कम्पेयर टू द आर आइसोमर, लेकिन एनिमल्स के अंदर, लेकिन ह्यूमंस के अंदर दोनों की हाइड्रोलिसिस जो है वो सेम ही लेवल पर जो है वो हो रही होती है, और इसकी हाइड्रोलिसिस के बाद भी इसकी कायरलिटी जो है वो क्या रहती है, मेंटेन रहती है। मेटाबोलाइट में भी जो है वो इसकी कायरलिटी जो है वो क्या रहती है, मेंटेन रहती है। तो यहाँ पर जो है वो हमने ये देखा कि कायरल टू कायरल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किस तरह से हमारे पास जो है वो हो रही है। उसके बाद हमारे पास आता है कायरल टू डाई स्टीरियो आइसोमर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक ऐसी ड्रग थी जिसमें कायरलिटी ही थी, लेकिन जब वो मेटाबॉलिज्म पे गई तो मेटाबॉलिज्म में जाने के बाद वो जो है वो स्टीरियो मतलब ऑप्टिकली एक्टिव से जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव में चली गई, और वो जो है वो डाई स्टीरियो आइसोमर जो है वो बन गया। इस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, इस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली आपके पास जो कायरल सेंटर होता है मॉलिक्यूल के अंदर, उसके अंदर एक स्टीरियोजेनिक सेंटर की जो है वो एडिशन हो जाती है। कायरल सेंटर जो होता है बेसिकली उसके अंदर जो है वो एक स्टीरियोजेनिक सेंटर की जो है वो एडिशन हो जाती है, और जब स्टीरियोजेनिक सेंटर की एडिशन हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो है वो जो कायरल ड्रग होती है वो डाई स्टीरियो आइसोमर के अंदर फॉर्म हो जाती है, और वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं होती। और इस टाइप के रिएक्शंस जो है वो तब हो रहे होते हैं जब एक ड्रग जो है वो फ़ेज़ 1 रिएक्शन में जाके उसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाता है, और फिर उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं,
वहाँ पर एक रिएक्शन होता है उस कायरल सेंटर के ऊपर, और फिर उसके बाद जो है वो वहाँ पर कोई एक ग्रुप आके जो है वो कॉन्जुगेट कर जाता है फेज़ 2 रिएक्शन में। तो इस तरह से एक स्टीरियोजेनिक एक जो है वो सेंटर जो है वो वहाँ पर फॉर्म हो जाता है। यानी कि इसमें फ़ेज़ 1 का भी रोल है और फ़ेज़ 2 का भी रोल है। फ़ेज़ 1 के रोल में क्या होगा, फंक्शनलाइजेशन होगी। जो स्टीरियोजेनिक सेंटर जो प्रो कायरल सेंटर होता है वहाँ पे जाके जो है वो क्या कहते हैं, कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है, या तो कोई बहुत बड़ा ग्रुप आकर जो है वो वहाँ पे फ़ेज़ 2 रिएक्शन के थ्रू अटैच हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है आर वॉरफेरिन की। आर वॉरफेरिन के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें क्यूमेरिन जो है वो मौजूद है, इसको हम डाइक्यूमेरॉल कहते हैं। और यहाँ पर बेसिकली आपके पास जो यहाँ पर जो प्रोकायरल सेंटर है उसमें हमारे पास जो है वो CH2CO CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है वो एक मिथाइल चेन लगी हुई है, और जो है वो हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है। सही है। अब होता क्या है कि जैसे ही जो है वो क्या कहते हैं फर्स्ट फेज़ 1 मेटाबॉलिज्म में जाता है, तो यहाँ पर जो कीटोन ग्रुप लगा हुआ होता है उसकी जो है वो क्या हो जाती है, उसकी जो है वो रिडक्शन हो जाती है, और कीटोन ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। ये कीटोन ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और अल्कोहल में कन्वर्ट होने की वजह से यहाँ पर एक जो है वो नया जो है वो क्या कहते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर जो है वो डेवलप हो जाता है, जिसमें हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो RS कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उसके अंदर अचीव हो जाती है। तो इस तरह से एक कायरल ड्रग जो है वो डाई स्टीरियो आइसोमर के अंदर जो है वो कन्वर्ट भी हो सकती है ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म फेज़ में। सही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि एक ड्रग जो कि आपके पास कायरल थी, अब वो ए कायरल में कन्वर्ट हो गई, मतलब उसकी कायरलिटी जो है वो क्या हो गई, लॉस्ट हो गई। सही है। यानी कि आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि एक ड्रग जो कि कायरल इन नेचर थी, जो इनहेंशियोमेरिक फॉर्म में हम दे रहे थे, वो बॉडी में जाने का तो उसमें कोई ऐसा रिएक्शन हो गया कि उसका जो कायरल सेंटर था वो जो है वो बेसिकली आपके पास क्या हो गया, उसके अंदर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट रिमूव हो गया कि जिसकी वजह से उसकी कायरलिटी जो है वो ख़त्म हो गई। और इसके अंदर जो है वो बेसिकली आपके पास एग्जांपल दी हुई है 1,4-डाईहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें हमारे पास जो है वो निल्वाडिपिन की एग्जांपल दी हुई है। निल्वाडिपिन के स्ट्रक्चर में देखें तो हम डाईहाइड्रोपायरिडीन इसमें जो है वो मौजूद है। तो जब ये मेटाबॉलिज्म में गई, तो मेटाबॉलिज्म में जाने की वजह से क्या हुआ कि इसकी कायरलिटी जो है वो लॉस्ट हो गई। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो NH जो ग्रुप था उसमें से जो है वो हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गया, जिसकी वजह से ये जो है वो कायरल सेंटर जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो ए कायरल सेंटर जो है वो बेसिकली आपके पास बन गया। सही है। तो इस तरह से जो है वो आपके पास इसकी जो है वो कायरलिटी जो है वो लॉस्ट हो गई। तो ये भी जो है वो हो सकता है कि एक ड्रग जो कायरल हो वो जो है वो मेटाबॉलिज्म में जाने के बाद जो है वो ए कायरल में कन्वर्ट हो जाए। फिर लास्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है कायरल इन्वर्जन। कायरल इन्वर्जन जो है वो बेसिकली ये टाइप का जो मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी भी कायरल ड्रग का, वो बहुत रेयरली देखा जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो जो स्टीरियो आइसोमर होता है वो जो है वो एनेंशियोमर में जो है वो बेसिकली आपके पास कन्वर्ट हो जाता है। और एनेंशियोमर में कन्वर्ट होने की वजह से जो है वो उसमें कोई मतलब इस तरह से कन्वर्ट होता है कि उसमें कोई चेंज नहीं आता केमिकल स्ट्रक्चर में। सही है। अब किस तरह से, यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है आइपोप्रोफिन की। अगर आप आइपोप्रोफिन के स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक एराइल प्रोपियोनिक एसिड का स्ट्रक्चर है। सही है। एराइल प्रोपियोनिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली आपके पास होता ये है कि एराइल प्रोपियोनिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो जब बॉडी में जाके जो है वो क्या कहते हैं इसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होने की वजह से क्या होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जो है वो बेसिकली आपके पास यही सेम स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास हर्बिसाइड्स के अंदर भी पाया जाता है। और यही सेम स्ट्रक्चर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ 2 एराइल ऑक्सी प्रोपियोनेट्स जो है वो हर्बिसाइड्स के अंदर जो है वो पाया जाता है। और ये हर्बिसाइड्स इसकी एक एग्जांपल दी हुई है हेलोऑक्सीफॉप। ये हेलोऑक्सीफॉप एक हर्बिसाइड होता है जिसके अंदर सेम जो है वो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है जो है वो आइबोप्रोफिन के अंदर जो है वो पाया जाता है। तो जब वो ड्रग्स जो है वो क्या कहते हैं आपके पास बॉडी के अंदर जाती हैं, तो बॉडी के अंदर जाने की वजह से क्या होती हैं, वो जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं बेसिकली इनेंशियोमर के अंदर, जिसकी वजह से लेकिन उनके केमिकल स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क नहीं आता। तो ये भी हो सकता है कि कायरल इन्वर्जन का प्रोसेस जो है वो आपको मिल सकता है कि दो ड्रग्स जिनका जो है वो न्यूक्लियस जो है वो सेम है, यानी कि उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है, तो वो जो है वो किसी चेंज किए बगैर इनेंशियोमर के अंदर जो है वो
फॉर्म हो सकती हैं मेटाबॉलिज्म के दौरान। अब लास्ट जो हमारे पास आता है वो आता है एक्सक्रीशन। अब हम एक्सक्रीशन की बात करेंगे, किस तरह से जो है वो इनेंशियोमेरिक एक इनेंशियस एक्टिविटी एक्सक्रीशन पे जो है वो अपना रोल प्ले करती है। अब हमने बात की कि भाई रीनल एक्सक्रीशन जो है वो, अगर एक ड्रग जो रीनल से एक्सक्रीट हो रही है तो रीनल एक्सक्रीशन 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा एक्टिव सिक्रीशन और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। तो इन तीनों प्रोसेस को मिला के जो है वो रीनल एक्सक्रीशन जो है वो हो रही होती है। क्योंकि ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन एक पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है तो उसमें जो है वो इनेंशियोमर के अंदर डिफरेंसेस नहीं आते, लेकिन इन आपके पास सिक्रीशन के वक्त जो है वो डिफरेंस आता है। क्यों? क्योंकि सिक्रीशन में बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स अवेलेबल हुए हुए होते हैं और प्रोटीन बाइंडिंग भी अपना रोल जो है वो प्ले कर रही होती है आपके पास ड्यूरिंग द एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। अब एक्टिव और ट्यूबुलर सिक्रीशन में जो है वो बेसिकली आपके पास इनेंशियोमर्स की क्लियरेंस के अंदर जो है वो डिफरेंस आ सकता है। क्यों? बेस्ड ऑन द बाइंडिंग ऑफ द इनेंशियोमर टू द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर्स। सही है। जिस इनेंशियोमर की जो है वो बाइंडिंग ज़्यादा होगी जो है वो क्या कहते हैं आपके पास ट्रांसपोर्टर से, तो वो जो है वो उतनी जल्दी जो है वो सिक्रीट हो जाएगी और रीनल के ट्यूब्यूल के अंदर सिक्रीशन उसकी बढ़ जाएगी और उसकी क्लियरेंस जो है वो उतनी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया हुआ है जो है वो बेसिक ड्रग्स के बारे में, कि अगर हम क्लोरोक्विन को देखें तो क्लोरोक्विन की स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से उसका जो डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी की जो क्लियरेंस है उनका जो रेशो है वो कितना है 1.6। यानी कि जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला क्लोरोक्विन जो है उसकी जो क्लियरेंस है वो 1.6 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द लीवो रोटेटरी वाला। इस तरह यहाँ पे दिया हुआ है फ्लैकेनाइड का जो एस वाला जो कॉन्फ़िगरेशन वाला जो एनेंशियोमर है उसकी जो है वो आइसोमर है उसकी जो है वो क्या कहते हैं आपके पास क्लियरेंस जो है वो 1.1 टाइम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द आर। क्यों? क्योंकि ये जो है वो एक्टिव सिक्रीशन के वक्त जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे जो है वो एफिनिटी के हिसाब से जो है वो एक्सक्रीशन जो है वो डिपेंड कर रही है। सही है। लास्ट में अगर हम देखें तो क्यूनिडीन इन जो आपके पास एक एंटी एरिथमिक ड्रग है उसकी जो रीनल क्लियरेंस है वो जो है वो 4 टाइम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द क्यूनिन। वही वाली बात है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स के साथ कितना जो है वो उसका इंटरेक्शन है। सही है। लास्ट में अगर हम देखें कि आपके पास कुछ ऐसे एजेंट्स भी होते हैं जो कि आपके पास एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन में जाते हैं, लेकिन इन जो है वो क्या कहते हैं आपके पास इस तरह से जो है वो आपस में जो है वो क्या कहते हैं, जैसे हमने पोटेंशिएशन में पढ़ा था कि आपके पास बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के साथ हम जो है वो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स जो है वो दे रहे होते हैं तो वो उनके इफेक्ट को पोटेंशिएट करता है। लेकिन कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जब हम उन्हें एनेंशियोमेरिक फॉर्म में देते हैं या रेसिमेट की फॉर्म में देते हैं तो वो एक दूसरे की जो है वो एक्सक्रीशन के ऊपर भी जो है वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही होती हैं। अब जैसे यहाँ पे एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है ओफ्लॉक्सोसिन की। जब हमने ओफ्लॉक्सोसिन को जो है वो एडमिनिस्टर किया रेसिमेट मिक्सचर की फॉर्म में, तो जो एस आइसोमर था उसने क्या किया, उसने जो है वो बेसिकली आपके पास आर आइसोमर की जो है वो रीनल क्लियरेंस को जो है वो जब हमने एस आइसोमर को जो है वो आर आइसोमर के साथ जो है वो एडमिनिस्टर किया तो जो आर आइसोमर था उसने जो है वो एस आइसोमर की या एस इनेंशियोमर की क्लियरेंस को जो है वो रिड्यूस कर दिया। एस इनेंशियोमर की क्लियरेंस को किस तरह से रिड्यूस किया, उसके साथ जो है वो जो ट्रांसपोर्टर था उसके साथ compete करके खुद आर आइसोमर बाइंड हो गया और एस आइसोमर को रोक दिया उसकी जो है वो क्लियरेंस से। तो ऐसा भी हो सकता है कि एनेंशियोमेरिक पेयर एक दूसरे की ही एक्सक्रीशन पे जो है वो क्या करें, हिंड्रेंस क्रिएट करें और जो है वो कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। ये मैंने आपका इजाफी लेक्चर जो है वो बनाया था कि किस तरह से मेटाबॉलिज्म पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, एलिमिनेशन पे और एब्जॉर्प्शन पे और फिज़ाइल-केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे एनेंशियोमर्स जो है वो डिफरेंसेस जो है वो हमें मिलते हैं। और डायनेमिक्स में हम पढ़ चुके हैं कि थैलेडोमाइड के बारे में हमने पढ़ा कि थैलेडोमाइड जो है वो आपके पास जो एस आइसोमर था वो जो है वो डिस्टोमर था, उसने जो है वो फोकोमिलिया वगैरह कॉज करवा दिया। जो आर आइसोमर था वो जो है वो एक्टिव था, वो सेडेटिव हिप्नोटिक था। तो डायनेमिक्स पर भी जो है वो एनेंशियोमर का अपना जो है वो रोल होता है। और भी आपको जो है वो क्या कहते हैं आपके पास एग्जांपल्स जो है वो मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये हमारा फाइनल लेक्चर था स्टीरियो केमिस्ट्री का। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आइसोस्टर का बहुत डेप्थ में जाकर जो वो स्टडी करेंगे कि आइसोस्टर होता क्या है, आइसोस्टेरिज्म क्या होती है
और बायो आइसोस्टर्स क्या होते हैं और किस तरह से रिप्लेस किया जाता है और ये कब इस्तेमाल किए जाते हैं, और नॉन क्लासिकल और क्लासिकल बायो आइसोस्टर्स क्या होते हैं, और फिर हम पायराजोलिडीन और पायराजोलिन का एसआर जो है वो देखेंगे और फर्दर अपनी वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फर्दर वीडियोस के लिए टॉपिक्स के बारे में हाईलाइट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। शेयर कीजिएगा और आगे जो है वो इल्म को फैलाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।